डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग कैलोरीमेट्री टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इस नाम से ही देख रहे हैं, कैलोरी का मतलब हुआ समथिंग कंसर्निंग हीट और मेट्री का मतलब हो गया समथिंग कंसर्निंग मेजरमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये प्राइमरली कंसर्न्ड होगा विथ मेजरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग दो बॉडीज को आसपास रख दें और उन बॉडीज का टेम्परेचर अगर डिफरेंट है, मान लीजिए कि ये टेम्परेचर T1 है, दूसरा टेम्परेचर T2 है, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो अगर इनको हम लोग आसपास रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि दोनों बॉडीज एक कॉमन टेम्परेचर पर आ जाएगा, कोई टेम्परेचर T फाइनल होगा और ये जो T फाइनल होगा वो T1 और T2 के बीच में कहीं लाई करेगा, डिपेंडिंग अपॉन मास एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू बॉडीज। तो दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखने से क्या हुआ, दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखने से दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आई, दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ। और टेम्परेचर सेम होने के लिए क्या होना पड़ा, जो हॉटर बॉडी है, ये वाला देखिए हॉटर बॉडी है, तो हॉटर बॉडी में क्या होगा, इसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगा। तो इसके अंदर जो ज़्यादा एनर्जी है वो कूलर बॉडी, कोल्डर बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। सो देर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी, यानी कि एनर्जी इन ट्रांजिट हुआ। और हम लोग जानते हैं कि अगर एनर्जी इन ट्रांजिट हो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज, तो वो क्या हुआ, वो हो गया हीट। पिछले लेक्चर में हमने समझाया था कि दो बॉडीज के बीच में अगर एनर्जी का ट्रांजिट हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज टू ट्रांसफर एनर्जी। पहला तो होता है वर्क डन, दिस इज द मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी। लेकिन इस केस में वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि किसी भी बॉडी का कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। बिकॉज इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर अलग अलग है एंड हीट इज द नॉन मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज या बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरमेंट। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर T1 है और इस बॉडी को आप अकेले एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में छोड़ देते हैं और मान लीजिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है और T2 जो है वो T1 से अलग है, मान लीजिए कि T2 जो है वो T1 से कम है, यानी कि ये बॉडी हॉटर है, तो ये बॉडी क्या होगा, अपना कुछ एनर्जी सराउंडिंग को देगा और जो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी जो ट्रांसफर होगा, उसी को कहेंगे हीट। और हम लोग जानते हैं कि हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखो यहाँ पे दो बॉडीज है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए हीट का फ्लो होगा। आप इसको वन बॉडी टू अनदर भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू द एनवायरमेंट या फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, बात एक ही है। और इस हीट फ्लो का इफेक्ट क्या होगा, एक बॉडी से, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में जब हीट जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका प्राइमरली टू इफेक्ट्स होता है, दो इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट तो होता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडीज, क्योंकि देखो इस हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में जब हीट गया तो क्या हुआ, ये जो T2 टेम्परेचर पे बॉडी था इसका भी फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, TF हो गया। ये जो हॉटर बॉडी T1 टेम्परेचर पे था इसका भी टेम्परेचर चेंज होकर के TF हो गया। तो पहला इफेक्ट तो होता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडीज और दूसरा इफेक्ट होता है चेंज ऑफ फेज। चेंज ऑफ फेज का मतलब है कि बॉडी अपने स्टेट को चेंज करता है। मान लीजिए कि ये आइस है और ये गर्म पानी है, तो गर्म पानी में अगर आपने आइस को टच करा दिया तो पहले क्या होगा, आइस मेल्ट करेगा, यानी कि ये आइस सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। तो दो तरह का इफेक्ट होता है, पहला होता है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा इफेक्ट होता है चेंज ऑफ फेज। लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडीज को डिटेल में समझेंगे, अगले पार्ट में हम लोग चेंज ऑफ फेज को भी डिटेल में समझेंगे। तो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर ही हो रहा है और चेंज ऑफ फेज नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हीट और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इन दोनों में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है। क्योंकि अगर हमें हीट का मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट करने का एक तरीका क्या है, हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग किसी बॉडी को डेल्टा Q अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल हीट, अगर इतना एक्स्ट्रा हीट उसको देते हैं तो उस हीट के कारण क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट तो होगा कि उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम लोग एक रिलेशन निकालना चाहते हैं कि अगर हमने किसी बॉडी को डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट दिया तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T क्या होगा, इन दोनों में क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट ट्रांसफर डेल्टा Q
एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। और चेंज इन टेम्परेचर से आप ये भी जरा ध्यान देना कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी का ही अगला इफेक्ट क्या हो जाता है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था ना, थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर, उसमें यही देखा था ना कि अगर बॉडी को आप हीट करते हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होने के कारण उसका लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी के कारण ही कॉन्सिक्वेंशियल चेंज जो होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम। तो अभी हम लोग प्राइमरली देखेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी और हीट ट्रांसफ़र, जितना हीट हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बॉडी में, या तो इनटू द बॉडी या टेकिंग इट आउट ऑफ द बॉडी, एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द बॉडी, इस डेल्टा क्यू और डेल्टा टी में क्या रिलेशन है वो अभी हम लोग सीखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये सीख लें कि अगर हम लोग हीट का मैथमेटिकल मेजरमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हीट का यूनिट क्या है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, उस यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो हीट का यूनिट होता है कैलोरी, ऐसा यूनिट होता है जूल। और कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं आप देख लो, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ प्योर वाटर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ चेंज तो आएंगी ही, तो यहाँ पर प्योर वाटर भी कर दो। The amount of heat needed to increase the temperature of 1 gram of pure water from 14.5 degrees centigrade to 15.5 degrees centigrade। बहुत ध्यान से देखो इसको, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप इसी टेम्परेचर पे क्यों इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं। एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ये भी देखो प्रेशर कितना होना चाहिए, दिस हीट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो ये दोनों कंडीशन इस डेफिनेशन में क्यों आया, ये वाला कंडीशन और प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर वाला कंडीशन, इसको मैं आगे समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों कंडीशन का रेलेवेंस, इसका सिग्निफिकेंस। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी, लेकिन ये जो 1 कैलोरी है ये ऐसा यूनिट ऑफ हीट नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हीट क्या है, हीट भी तो एनर्जी इन ट्रांजिट है ना, यानी कि जो यूनिट एनर्जी का होगा वही यूनिट हीट का भी हो सकता है। एनर्जी का यूनिट है जूल, तो हीट का भी ऐसा यूनिट होगा जूल। और कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 जूल दिस इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी। इस डेफिनेशन में ये 14.5 टू 15.5 ही क्यों होना चाहिए, ये प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर ही क्यों होना चाहिए, इन दोनों पॉइंट को मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी बॉडी को डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट करते हैं तो इस डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगा डेल्टा क्यू, इस डेल्टा क्यू और डेल्टा टी में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, होना ही है ना। अगर आप 1 डिग्री से किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो हीट आपको कम रिक्वायर्ड होगा। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा। तो ये तो कॉमन सेंस कहता है कि जो डेल्टा क्यू है दिस हैज़ टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, जिस टेम्परेचर डिफरेंस से आप उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। डिक्रीज करिएगा तो डेल्टा क्यू क्या होगा, इस बॉडी से जो हीट निकल रहा है वो हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, डेल्टा क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दिस बॉडी। अगर कोई बड़ा सा बॉडी है तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करने के लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए। कोई एक छोटकू सा बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री से रेज करना चाहते हैं तो आपको कम हीट चाहिए। तो ये तो कॉमन सेंस से आपको मिल रहा है ना कि डेल्टा क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल देते हैं और हम लोग लिख सकते हैं कि दिस डेल्टा क्यू दिस विल बी इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी वेयर दिस सी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये रिलेशन देख लो, ये स्टैंडर्ड रिलेशन सबको पता होगा। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सी है इसी का नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक वर्ड क्यों आया, क्योंकि हम लोग पर यूनिट मास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं ना, हमने मास का फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो इसलिए ये जो सी है ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जरा ध्यान से समझ लो।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि क्या ये C जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है थ्रू आउट अ टेम्परेचर इंटरवल कांस्टेंट रहेगा? क्या ये जरूरी है? ध्यान से मेरा स्टेटमेंट सुनो और समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो आपको 14 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी बॉडी को, तो उसमें कितना डेल्टा क्यू चाहिए? और सेम बॉडी को अगर आपको हीट करना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 81 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसमें कितना डेल्टा क्यू चाहिए? क्या दोनों डेल्टा क्यू सेम होगा? क्वेश्चन सुनो और समझो। अगर ये C कांस्टेंट होगा तब तो आप कह लेंगे कि हाँ सेम बॉडी है, मास सेम है, डेल्टा T दोनों में देखो 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, डेल्टा T दोनों में सेम है। अगर C कांस्टेंट है तो डेल्टा Q दोनों में सेम होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि ये डेल्टा Q में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C है ना, दिस C इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द टेम्परेचर इंटरवल। ये टेम्परेचर के साथ वेरी भी कर सकता है। जनरली हम लोग आपके लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको कांस्टेंट भी एज्यूम कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो एज्यूम कर लो कि ये कांस्टेंट है। जैसा कि वाटर के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गई, लेकिन वाटर के केस में भी वेरिएशन होता है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा। तो ये जो C है ना, दिस C कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ T। ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन में करता है। आपको जेई एडवांस्ड या जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ये जो C है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। 14 से 15 के बीच में इसकी वैल्यू कुछ होगी C, 80 से 81 के बीच में इसकी कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी, C1 हो जाएगी, C2 हो जाएगी। यानी कि ये जो C है ना, ध्यान देना कि ये जो C है ये कांस्टेंट है फॉर दैट स्मॉल टेम्परेचर चेंज डेल्टा T। यानी कि T से T प्लस डेल्टा T वेयर दिस डेल्टा T इज स्मॉल, उस इंटरवल के लिए ही ये C कांस्टेंट रहता है। ये C वैरी भी कर सकता है। अभी मैं आगे आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि वाटर के लिए भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैरी करता है। इस C का यूनिट क्या होगा? डेल्टा Q का यूनिट क्या होगा? जूल या कैलोरी। M का यूनिट क्या होता है? kg। डेल्टा T का यूनिट क्या हो जाएगा? या तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। तो C जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका यूनिट हो जाएगा जूल पर kg पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस जूल को अगर आप कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कैलोरी आ जाएगा। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दें तो जो क्वांटिटी मिलता है उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो दोनों टर्मिनोलॉजी में अंतर देख लो क्या है, बस अंतर है स्पेसिफिक वर्ड का। अगर आप m इंटू सी लेते हैं यानी कि मास इंटू सी कर देते हैं तो ये हो गया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को जब आप मास से डिवाइड कर देते हैं तो जो चीज़ मिलता है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जब भी किसी फिजिकल पैरामीटर के टर्मिनोलॉजी में स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करें ना, स्पेसिफिक, तो इसका मतलब ही हो जाता है पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ उस तरह से पर यूनिट। तो यहाँ देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहा है यानी कि पर यूनिट मास हीट कैपेसिटी क्या हुआ। अगर सिर्फ बोले हीट कैपेसिटी तो ध्यान देना हीट कैपेसिटी मतलब उस पूरे ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट का मास m ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले तो क्या हो गया, ये वाला C, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट का मास इंक्लूडेड नहीं है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर C है तो उसको m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल गया हीट कैपेसिटी। अब बार बार मैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक मिसनोमर है, ये गलत वर्ड है। गलत वर्ड क्यों है? क्योंकि ये एक आपको गलत परसेप्शन दे रहा है हीट कैपेसिटी। जैसे कि इस बॉडी के अंदर हीट जो था भरा हुआ था, ठूसा हुआ था, इस बॉडी की इतनी कैपेसिटी थी हीट को होल्ड करने की। हम लोग तो जानते हैं कि हीट जो है किसी बॉडी में कंटेंड नहीं होता है। बॉडी में कंटेंड क्या होता है? बॉडी में कंटेंड होता है इंटरनल एनर्जी, और ये एनर्जी जब ट्रांसफ़र होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस तो एनर्जी इन ट्रांजिट को कहते हैं हीट। तो हीट जो है वो किसी बॉडी में कंटेंड नहीं है, इसलिए ये जो टर्मिनोलॉजी है ना हीट कैपेसिटी,
या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना सही नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल रीज़न इसको अभी भी यूज़ किया जाता है। क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे साइंटिस्ट को लगता था कि हीट जो है वो कैलोरिक नाम का कोई फ्लूइड है जो बॉडी में कंटेन्ड है, उसके कारण होता है। तो ये सब उसी का लेगेसी इशू है, जिस कारण से हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटी वर्ड। तो ये कैपेसिटी वर्ड से कभी भी ये कन्फ्यूजन मत होने देना कि किसी बॉडी के अंदर उतना हीट कंटेन्ड है। हीट कंटेन्ड नहीं होता है, बॉडी में क्या कंटेन्ड होता है, एनर्जी कंटेन होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जब वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कहलाता है हीट। एनर्जी इन ट्रांजिट इज हीट, बॉडी में हीट कंटेन्ड नहीं होता है। तो ये तो हो गया हीट कैपेसिटी की कहानी। अब इस कहानी में अगर आप देख रहे हैं कि अगर हमें C को डिफाइन करना हो तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर दें, C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो C है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ वेरिएबल है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T के लिए हमें C की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल्टा Q बाई डेल्टा T है इसमें क्या ले लेंगे, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू ज़ीरो। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जिस टेम्परेचर डिफरेंस से बॉडी को हीट या कूल कर रहे हैं उस टेम्परेचर डिफरेंस को इनफिनिटेसिमल छोटा से छोटा बना देंगे। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे C की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करिएगा, सब कुछ ये ऐसा ही रहेगा, 1/m तो रहेगा ही क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। और इसमें हम लोग ये कर देंगे लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो। अब जब डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो होगा तो इस डेल्टा T को हम लोग dt भी लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर। तो इस डेल्टा T को हम लोग चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं dt। अब बात आती है कि ये जो ऊपर में डेल्टा Q है इसको भी हम लोग चेंज करके dq लिख दें क्या। बहुत सारे बुक्स में लिखते भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना अभी प्रेफर नहीं करूँगा। 2-3 कारण है उसका। सबसे पहला कारण तो आप ये देखो कि अभी जो हमने ये डेफिनेशन आपको दे दिया है, इस डेफिनेशन से भी C की कोई यूनिक वैल्यू आपको मिल जाए जरूरी नहीं है। मेरा स्टेटमेंट क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डेफिनेशन अभी हमने दिया डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T, ये आपको C की यूनिक वैल्यू दे, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने ये तो बताया ही नहीं है कि उस बॉडी को जो हम लोग हीट कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है। ध्यान से समझो मेरे स्टेटमेंट को, थोड़ा सा ये बच्चों को अभी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आगे जब हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह स्टडी करेंगे तो वहाँ और डिटेल में इसको समझ में आएगा। मान लो ये एक बॉडी आपको दे रखा है, इसका नाम है A। इस बॉडी को आप डेल्टा T टेम्परेचर से हीट करते हैं। बॉडी को आप हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है, हो सकता है कि ये बॉडी थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाए, इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ जाए, और वॉल्यूम बढ़े और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी डेल्टा T चेंज हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में उसको हीट लग गया डेल्टा Q। इस बॉडी A को हमने हीट किया, इसका टेम्परेचर डेल्टा T से राइज किया, उसके लिए हमें डेल्टा Q हीट की रिक्वायरमेंट हो गई। और इस बॉडी को हम लोग बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर की तरफ एक्सपोज्ड है, यानी कि इसका जो हीटिंग हुआ है वो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ है। तो ये एक सिनेरियो हो गया। अब अगर हम लोग एग्जैक्टली सेम मटेरियल के सेम मास की बॉडी, यानी कि एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को दूसरे तरीके से हीट करें, यानी कि प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज ला दें और टेम्परेचर चेंज एग्जैक्टली सेम हो, डेल्टा T ही हो, तो देखो क्या होता है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, ये भी A है, ये भी A है, दोनों का मास सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस बस हमने अब क्या किया कि इसको मान लेते हैं कि चारों तरफ से क्लैंप कर देते हैं, ताकि जब हम लोग इसको हीट करें ना और इसका टेम्परेचर डेल्टा T से जब राइज करें तो ये एक्सपैंड नहीं कर पाए। तो इस प्रोसेस में जो आपको हीट लगेगा वो जो डेल्टा Q लगेगा, और इस प्रोसेस का जो हीट है डेल्टा Q, बोथ विल नॉट बी इक्वल। ये बहुत फाइन पॉइंट है जिसको आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस देखेंगे। सॉलिड और लिक्विड में ये डिफरेंस उतना नहीं होता है। तो ये डिफरेंस हुआ क्यों, इसको समझो। ये जो पहला मेथड है, इस मेथड में क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, लेकिन किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे।
प्रेशर देखो इसमें कांस्टेंट है। ये जो बॉडी है ना, देखो ये जो बॉडी है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। इसके चारों तरफ प्रेशर कितना है, चारों तरफ प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, प्रेशर में चेंज नहीं है। लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0 हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है ना। इस बॉडी को आपने खुला छोड़ दिया कि बेटा मैं तेरा टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर रहा हूं, तुझे जितना एक्सपैंड करना है तू एक्सपैंड कर जा। तो डेल्टा वी तो नॉन जीरो हो गया, लेकिन प्रेशर चेंज डेल्टा पी 0 हो गया। तो इस केस में जो हीट रिक्वायरमेंट है डेल्टा क्यू, इसका हम लोग नोटेशन कुछ कर दें, डेल्टा क्यू ब्रैकेट में पी लिख देते हैं। जब भी हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं इसका मतलब हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि ये जो हीट रिक्वायरमेंट हुआ ये हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा केस देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। आपने क्या किया, इसके चारों तरफ से इसको टाइट कर दिया है। मान लीजिए कि कुछ स्क्रू वगैरह से, क्लैंप से, कुछ फिक्स्ड वॉल के बीच में इसको टाइट कर दिया है। तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, डेल्टा वी 0 है। डेल्टा वी 0 है तो क्या इस केस में डेल्टा पी 0 होगा? क्या चेंज इन प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सपैंड करना चाह रहा है। आपने तो डेल्टा टी दिया ना इसको, टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये दोनों बॉडीज तो आइडेंटिकल है ना। ये अगर एक्सपैंड करेगा तो ये भी तो एक्सपैंड करना चाहेगा ना, चाहेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ आपने फिक्स्ड वॉल लगा दिया है या कुछ क्लैंप लगा दिया है। तो क्या हुआ, वो जो क्लैंप है इसको दबा रहा है, ये निकलना चाह रहा है, ये क्लैंप उसको दबा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में भी किया था। तो इस केस में क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। इस फर्स्ट केस में देखो क्या हो रहा है, इस बॉडी के चारों तरफ प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इस सेकेंड केस में देखो क्या हो रहा है, इस बॉडी के चारों तरफ जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो जो सेकेंड केस है उसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 है, लेकिन चेंज इन प्रेशर नॉन जीरो है। तो ये जो डेल्टा क्यू वाला हो गया, इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा क्यू वी मतलब कि दिस प्रोसेस हैज़ टेकन प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो दोनों हीट का रिक्वायरमेंट है ना, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। यानी कि ये जो डेफिनेशन हमने दे दिया है सी वाला, इस डेफिनेशन में तो कहीं हमने बोला ही नहीं है कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हम लोग कैसे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ 2 टाइप का प्रोसेस हुआ ना, इस तरह के तो हजारों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाइए, वॉल्यूम को थोड़ा इतने से बढ़ाइए। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आप हीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो बॉडी को आप किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। जनरली होता क्या है कि सॉलिड और लिक्विड के केस में डेल्टा वी बहुत कम होता है। आपने तो देखा ही होगा ना कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा होता है सॉलिड का और लिक्विड का, गैस के कंपैरिजन में कम होता है। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में ये वाला जो डिफरेंस है होता जरूर है, लेकिन नेग्लिजिबल होता है, उसको हम लोग फॉर द टाइम बिंग नेग्लेक्ट कर देते हैं। गैस के केस में ये डिफरेंस बहुत प्रोनाउंस होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग सॉलिड और लिक्विड में उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन गैस में तो ये बहुत मायने रखता है कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है Cp है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे है Cv पे है। सॉलिड और लिक्विड के केस में इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। बट नेवरदलेस ये तो समझ में आ गया कि ये जो डेल्टा क्यू है ये प्रोसेस डिपेंडेंट होगा, यानी कि किस रास्ते, किस प्रोसेस से आप चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं उस पे ये डेल्टा क्यू डिपेंडेंट होगा। इसलिए जो कैलोरी का डेफिनेशन हमने दिया था ना, उस डेफिनेशन में ये भी जरूर लिखा था कि 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज हीटेड फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो वो कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इसलिए लिखा था क्योंकि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस नहीं लेकर के कोई दूसरा प्रोसेस ले लीजिएगा तो हीट की रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी, तो आपका कैलोरी का डेफिनेशन धराशायी हो जाएगा। तो डेफिनेशन में तो आप बिल्कुल एकदम ठोक बजा के सही चीज़ लिखेंगे ना, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर ज़रूर लिखते हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने ये भी लिखा था 14.5 से 15.5। ये क्यों लिखा था? क्योंकि हमने अभी दिखा दिया कि
कि ये जो C है ना, ये टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है। तो 14.5 से 15.5 इसी इंटरवल में जो हीट रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं 1 कैलोरी। अगर आप 1 ग्राम ऑफ वाटर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 81 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने में जो हीट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करिएगा तो वो 1 कैलोरी से थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज कर सकता है, करता भी है। और अगर ये विथ टेम्परेचर वेरिएबल है तो अगर आपको फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ टेम्परेचर T तो कैसे करिएगा, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा Q बाई डेल्टा T। इस डेल्टा T को हम लोग dt लिख सकते हैं, इनफिनिटेसिमल चेंज इन टेम्परेचर। इस डेल्टा Q को हम लोग dQ नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे आपको एक कन्फ्यूजन, मिसकंसेप्शन होगा कि Q नाम का कोई फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके हमें dQ मिल जाएगा, जबकि Q नाम का कोई ऐसा फंक्शन दुनिया में होता ही नहीं है। हमने तो अभी दिखा दिया ना कि जो हीट है ये एक प्रोसेस फंक्शन है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस के रास्ते उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर जो है वो प्रोसेस फंक्शन है, दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये हम लोग अगले चैप्टर में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में समझेंगे कि हीट जो है वो एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, यानी कि हीट को आप डिफरेंशिएट करके, Q को डिफरेंशिएट करके dQ नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर dQ नहीं लिख रहा हूँ। जनरली बुक्स में इसको dQ लिख भी देते हैं, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो dQ है ना किसी Q फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है। Q जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, दिस इज अ प्रोसेस डिपेंडेंट फंक्शन। ये डिपेंड करता है प्रोसेस पे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है एटमॉस्फेयर में और मान लो कि टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट से कितना हीट निकलेगा ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट में क्या है, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इंसुलेटिंग वॉल है या कंडक्टिंग वॉल है। यानी कि सिर्फ ये कह देने से कि इस ऑब्जेक्ट का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इसका T है, PVT, ये 3 पैरामीटर देने के बाद आप नहीं कह सकते हैं कि Q कितना होगा। क्या आप कह सकते हैं क्या? मान लो मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया और बोला कि लो बेटा इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, सब कुछ बता दिया उस ऑब्जेक्ट के बारे में, मास भी बता दिया, डेंसिटी भी बता दिया, और तब आपसे पूछा कि बताओ तो इसका हीट कितना होगा, तो बोलेंगे करे हीट कितना होगा, ये कौन सी बात हो गई। ये तो सब कुछ डिपेंड करता है ना कि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इंसुलेटर लगा है या कंडक्टिंग वॉल लगा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा। मान लो अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो हीट ट्रांसफर होगा। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तो हीट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कम होगा। यानी कि कितना हीट ट्रांसफ़र होगा वो उस ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो चारों तरफ सराउंडिंग में, देश दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी डिपेंडेंट है। इसलिए हम लोग Q नाम का, हीट नाम का या वर्क डन नाम का कोई फंक्शन, कोई स्टेट फंक्शन डिफाइन नहीं करते हैं। तो जब फंक्शन ही कोई डिफाइन नहीं हो पाया Q, तो इसको डिफरेंशिएट करके dQ निकालने की भूल कृपया करके प्लीज़ डोंट डू इट। इसलिए मैं यहाँ पर डेल्टा Q को dQ नहीं लिख रहा हूँ। बुक्स में जनरली लिख देते हैं, या अगर dQ नहीं लिखते हैं तो कभी कभी डेल Q लिख देते हैं, या कुछ पुराने बुक्स में dQ लिख करके इसको ऐसे एक लाइन वगैरह बना देते थे। तो बेसिकली ये बताने के लिए होता था कि ये जो dQ है ना ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, जिन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। आप बेसिक चीज़ यहाँ पर ये समझ लो कि Q जो है, हीट कोई स्टेट फंक्शन नहीं है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट फंक्शन है। इसलिए डेल्टा Q को आप अगर dQ लिख भी रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखना कि ये dQ किसी Q को डिफरेंशिएट करने से नहीं आएगा। तो इतना अगर आपने ध्यान में रख लिया है तो आप डेल्टा Q को dQ चाहें तो कभी कभी लिख भी सकते हैं, या नहीं तो आप सीधे सीधे इससे काम चला लें, डेल्टा Q से काम चला लें। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CT इक्वल टू 1/m लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा Q/dt। या अगर आप जिद पे उतर आते हैं तो इसको लिख ही लो dQ/dt।
तो ये हो गया CT का डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और ये प्रोसेस डिपेंडेंट भी है। सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रोसेस के कारण उतना डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन गैसेज के केस में CP और CV इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये इक्वेशन तो डिफरेंशियल फॉर्म में हुआ, इसी को हम लोग अगर चाहें तो इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी बॉडी को TI इनिशियल टेम्परेचर से T फाइनल टेम्परेचर तक हीट करना चाहते हैं या टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि बॉडी कूल भी हो रहा है, मान लीजिए कि T फाइनल जो है वो कम है, कुछ भी हो सकता है, तो जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल कर दीजिए, m तो रहेगा ही। अच्छा, m कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल लूँ, तो टोटल हीट ट्रांसफ़र जो होगा Q, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स C इंटू dt। इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो, समझ लो। ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास है m, अगर आप इनिशियल टेम्परेचर Ti से फाइनल टेम्परेचर Tf तक ले जा रहे हैं, तो जो टोटल हीट गेन्ड या हीट लॉस बाय द बॉडी वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल Ti टू Tf C dt। अगर ये C भी कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रल के बाहर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू m इंटू C इंटू Tf माइनस Ti, अगर C कांस्टेंट हुआ तो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आप वाटर के केस में देख लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज होने लगता है। और ये जो हमने डॉट बनाया है ना, ये डॉट क्या दिखा रहा है, वो टेम्परेचर इंटरवल जहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। ये अप्रॉक्सीमेटली आती है 14.5 के आसपास। इसीलिए जो कैलोरी का डेफिनेशन हुआ था उसमें यह कहा गया था कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करना है 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। वो टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं 1 कैलोरी। तो हम लोग 14.5 टू 15.5 का ही टेम्परेचर इंटरवल क्यों लेते हैं, क्योंकि उसी इंटरवल के आसपास आप देखो C की जो वैल्यू है वो 1 के आसपास है। अगर आप 89 से 90 डिग्री वाटर को हीट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो क्या है, 1.006 है, तो ऑब्वियसली हीट की रिक्वायरमेंट 1 कैलोरी से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कैलोरी के डेफिनेशन में हम लोग 14.5 टू 15.5 ही लेते हैं। किसी भी बॉडी को अगर इनिशियल टेम्परेचर Ti से फाइनल टेम्परेचर Tf ले जाना हो तो कितना हीट रिक्वायरमेंट हो जाएगा, m इंटू C इंटू dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू Q। तो इससे आप ये भी देख रहे हैं कि इस तरह का अगर आपको ग्राफ दे दे C वर्सेस T का और पूछे कि बेटे ज़रा ये बताओ कि इस ग्राफ में किसी दो टेम्परेचर इंटरवल के बीच में ग्राफ के अंडर एरिया अंडर द कर्व, ये क्या दिखाएगा आपको, ये आपको दिखाएगा हीट रिक्वायरमेंट पर यूनिट मास। क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये हो गया एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व क्या दे रहा है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास। अगर ये पर ग्राम में है तो 1 ग्राम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर Ti टू टेम्परेचर Tf। आप इंटीग्रल कैलकुलस से ही देख रहे हैं, इंटीग्रल Ti टू Tf है C dt। तो ये क्या है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया है। और ये चीज़ क्या है, दिस इज द हीट रिक्वायरमेंट पर यूनिट मास, क्योंकि इस m को हम लोग इधर लाएंगे, Q बाई m हो जाएगा। तो Q बाई m इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस थिंग, ये वाला इंटीग्रल हुआ। और ये इंटीग्रल क्या है, एरिया अंडर दिस कर्व।